अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कोटद्वार में 5 मांगों को लेकर कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने बंद बुलाया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ज्यादा दुकानें बंद रही हैं। वहीं कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी कोटद्वार बंद का समर्थन करते हुए अपने स्कूल बंद रखे हैं। कोटद्वार बंद का GMOU और टैक्सी यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया और गाड़ियां नहीं चलाई हैं। वहीं बंद और चक्का जाम को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। कोटद्वार बंद से सबसे ज्यादा परेशान बाहर से आने वाले यात्री हुए हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं मिलने की वजह से वो फंस गए हैं। अभी मैं आया हूँ देहरादून से और मुझे सतपुली जाना है। हमारी 2 बजे की ड्यूटी है, तो पर लेकिन यहाँ पर सब ये बंद 6 बजे बिना बताए। अगर हमें ये बताया जाता है कि हम कोटद्वार हरिद्वार से कोटद्वार के लिए जाना है और आज चक्का जाम लगा हुआ है, कोटद्वार बंद है, तो हम कुछ और रूट देखते थे, हम देवप्रयाग से आ सकते थे। सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, जरा बताइए, कोटद्वार बंद होने की वजह से जो आम जनता है, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, वो किस कदर परेशान हो रहे हैं? फिलहाल क्या स्थिति वहां की देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह से ही जो पूरे मार्केट है, जो बाजार हैं, मुख्य बाजार है, वो सभी बंद हो चुके हैं। और इसके अलावा जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी उन्होंने पहले भी अभियान चलाया था, लोगों से घर घर जाके अपील करी थी कि जो भी दुकानदार हैं या व्यवसायी हैं, वो अपने संस्थानों को आज बंद रखें। और उसी का नतीजा है कि सुबह से जो दुकानें हैं या स्कूलें हैं, वो बंद कर दी गई हैं। इक्का दुक्का स्कूलें खुली गई थी, उनको भी बंद करा दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि GMO जो पहाड़ों के लिए सर्विस कोटद्वार से देती है, उसने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा जो टैक्सी चालक है, वो भी इस बंद के समर्थन में उतरे हैं। तो जो यात्री हैं वो खासे परेशान हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही 12 या 1 बजे तक ये जो पूरा जो बंद है वो खत्म हो जाएगा। और ये एक सिंबॉलिक तौर पे इस बंद को दिया जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जिस तरीके से कोटद्वार की जो तमाम मांगे हैं कि कालागढ़ के लिए जो बस सेवा चलती थी गंडेमार्ग से, उसको शुरू किया जाए, मोटर नगर का जो भूमि है उसको वापस उसी स्थान पे लाया जाए जो जिस तरीके से पहले लोगों के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, तो तमाम जो 5 मांगे हैं उनको लेकर एक ये बंद का आह्वान किया गया था। और एक कहा जा सकता है कि अभी तक के तौर पे ये एक सफल आह्वान है और एक बंद सफल तरीके से दिख रहा है। कोटद्वार की जो जनता है, लोग हैं, इसके समर्थन में काफी उतरे हैं। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ऋषिकेश के खदरी श्यामपुर में एक दांत वाले हाथी ने आतंक मचा रखा है। अंधेरा होते ही हाथी जंगल से नदी पार करके किसानों के खेत में पहुंच जाता है और यहां तबाही शुरू कर देता है। किसान रात भर जगकर अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बैठे रहते हैं, फिर भी हाथी नहीं भागता है, जिसके चलते कई बार दुर्घटना भी होती रहती है। वहीं खदरी श्यामपुर के लोगों ने राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन से अपील की है कि हाथी के आतंक से निजात दिलाई जाए। अचानक सामने हाथी के आ जाने से दुर्घटना का भी भय बना रहता है। अभी ऐसे हमारे एक यहाँ पर एक किसान जो हैं, उनको सुबह 4 बजे हाथी ने घेर लिया था और बच करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से दौड़ करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो इस पर वन विभाग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हल्द्वानी के मोटा हल्दू और हल्दू चौड़ में एक बार फिर हाथी सक्रिय हो गए। हाथियों का झुंड आए दिन किसानों के खेतों में दस्तक दे रहा है। मंगलवार रात भी हाथियों का झुंड हल्द्वानी लालकुआं रोड पर आबादी के करीब आ गया है और इस झुंड का रोड क्रॉस करता वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये रोज इनका तीसरा दिन है आते हुए। उत्तराखंड में पानी को लेकर कोई पॉलिसी न होने से भूजल के जमकर दोहन के मामले सामने आते हैं और विरोध भी होता रहता है। एक बार फिर ऐसा ही एक मामला पौड़ी गढ़वाल जिले में उठ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने चिट्ठी लिख दी है। लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत के तेवर दरअसल एक प्राइवेट होटल प्रोजेक्ट को लेकर तल्ख हैं, जो ऐसे इलाके में बन रहा है जहां पानी को लेकर सूखे जैसे हालात हैं। विधायक ने चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, मैंने सरसरी तौर पे अभी माननीय जिलाधिकारी जी को एक
चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वहाँ पर कई जो पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई जा रही है और कई जो नियम हैं, कानून हैं, उनको धता बटाकर काम किया जा रहा है। जैसे वहाँ समरसेबल पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, उससे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो पानी जो उनका प्राकृतिक स्रोत है वो सूख रहे हैं। तो इसी तरह अवैध पेड़ कट रहे हैं। दरअसल लैंसडाउन पिछले कुछ सालों में बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और इसको भुनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। राज्य में पानी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है और यही कमी भूजल दोहन का हथियार बन रही है। होटल हर साल 88 लाख लीटर भूजल निकाल सकेगा। इसको लेकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले रखा है। भूजल दोहन को लेकर गांव वालों और कांग्रेस को खासी आपत्ति है। पहाड़ों में जगह जगह होटल बन रहे हैं और यह सरकार द्वारा या किस विभाग के द्वारा ये इनको परमिशन दिया है, समरसेबल खोदे वहाँ पे। हर गांव के लिए जो पानी का हमारा स्रोत है, सारे स्रोत सूख चुके हैं। समरसेबल खोद करके पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण लगभग 80 ग्राम सभाओं का जो जल स्रोत प्राकृतिक है, चश्मे हैं, उनके सूखने का डर है। ये शिकायत मेरे पास लगातार आ रही थी। इसमें मैंने ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से ये उनको आश्वस्त किया है कि मैं मौके पर आऊंगा, मौके पर जाकर के पूरी स्थितियां देखूंगा। लैंसडाउन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए भैरवगढ़ी योजना लाई गई थी, जो टूरिस्ट सीजन में हाफ जाती है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष एक सुर में लैंसडाउन को बचाने के लिए मुखर नजर आ रहे हैं। जबकि निर्माण कर रही फर्म के अधिकारी अभिनव नौटियाल का कहना है कि फर्म नियमानुसार कंस्ट्रक्शन कर रही है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में भूख हड़ताल पर बैठे एक तीर्थ पुरोहित की तबियत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ में 3 दिनों के तीर्थ पुरोहित अनशन पर बैठे हैं और कल देर रात एक अनशनकारी की तबियत खराब हो गई। तीर्थ पुरोहितों का आरोप ये है कि साल 2013 में आई आपदा में उनके भवन टूट गए थे, लेकिन आपदा के 10 साल बाद भी राहत नहीं मिलने का आरोप तीर्थ पुरोहित लगा रहे हैं। देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम के सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर खुद के साथ रैगिंग का आरोप लगाते हुए मारपीट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्टूडेंट ने रैगिंग का आरोप लगाया है और इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वीडियो में छात्र के साथ मारपीट होती दिख रही है। न्यूज 18 ने इस मामले में कॉलेज प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन मामले में कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र ने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया है कि कैसे इस स्टूडेंट के साथ रैगिंग किया जा रहा है। छात्र ने रैगिंग का ये आरोप लगाया है और इसी के तहत अब ये वीडियो जो है वो पोस्ट किया गया है। कॉलेज प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं। आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है कि कैसे इसके साथ रैगिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सवाल ये खड़े होते हैं कि अभी तक इन आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की गई है। और उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 95 नए डेंगू के मामले सामने आए और राज्य में डेंगू के मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 1758 पहुंच गया है। देहरादून में 16 नए डेंगू के मरीज आए हैं, तो हरिद्वार में 22 नए मरीज, नैनीताल में 19 नए डेंगू मरीज और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 24 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। कई मरीजों की अब तक डेंगू से मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को कंट्रोल करने के लिए देहरादून नगर निगम ने नई कोशिश की है। घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर 1000 से 5000 तक का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का चालान किया जाएगा। आपको बताते चले देहरादून में डेंगू के 800 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 13 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में राजधानी के जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिलेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप साथ ही अब स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आने लगे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण लेकर 150 से ज्यादा मरीज सितंबर महीने में पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले जिनमें से 30 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हो चुकी है। तो ये देखने में आ रहा है कि जो है कुछ डेंगू की तरह सिम्टम लेके आ रहा है पेशेंट, उनका जो स्क्रब टाइफस की टेस्ट करने पर जो है पॉजिटिव मिल रहा है। जैसा कि देखा गया है कि सितंबर के महीने में कम से कम 144 केसेस जो है हमने टेस्ट कराया था, उसमें से कम 30 पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं और सिम्टम जो है करीबन जो है डेंगू से मिलता जुलता सिम्टम है। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू मुसीबत बन गया है। वही राज्यों में डेंगू की जांच कम हो रही है। पिछले दिनों के मुकाबले 50% जांच कम हो रही है। पहले 2000 के करीब डेंगू टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब टेस्ट का जो आंकड़ा है वो 1000 के करीब पहुंच गया है। वही टेस्ट कम होने के बाद भी पिछले 24 घंटे में 95 नए मामले सामने आए हैं। टिहरी के कई गांव में सुविधाओं का टोटा है और इसकी वजह से पलायन हो रहा है। इसके साथ ही कई गांवों से स्कूल इतने दूर हैं कि बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। घनसाली विधानसभा के दूरस्थ गांव मेड़, मरवाड़ी, निवाल ऐसे गांव हैं जहां हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए छात्रों को करीब 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रोजाना इंटर कॉलेज जाने वाले छात्र गाड़ी से कॉलेज पहुंचते हैं, जिसका 150 से लेकर 200 रुपए उन्हें किराया देना पड़ता है और कभी गाड़ी नहीं मिलने पर वो कॉलेज ही नहीं जा पाते। छात्रों का कहना है कि वो हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन इंटर कॉलेज दूर होने और गाड़ी की सुविधा नहीं होने से उनके कई साथी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 14 किलोमीटर आगे हमारा इंटर कॉलेज है और यहाँ हमारे लिए गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम है और 150 रुपये पर डे हमारा खर्च जाता है और लेट भी हो जाती है। टीचरों की मार भी खानी पड़ती है। लोग यहाँ से 15 किलोमीटर जो है दूर जाना पड़ता है। गाड़ी का जो है 200 रुपये पर दिन खर्चा पर बच्चे का, और जिस आदमी के 4 बच्चे हैं तो आप लगा लीजिए कि 30,000 रुपये मंथ बच्चों के लिए एक खर्चा कहाँ से कर पाएगा और अन्य चीज़ अलग है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में आगे के लिए बहुत असमर्थ हैं। टिहरी के कई दूरस्थ गांव में बुनियादी सुविधाओं का टोटा है, जिसकी वजह से गांवों से पलायन हो रहा है। वहीं डीएम स्कूली बच्चों की दिक्कतों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। ध्यान में लाए हैं और अगर बच्चों को इंटर कॉलेज में जाने में अगर ज़्यादा दूरी का तय करनी पड़ रही है, उनका खर्चा हो रहा है, तो हम लोग प्रशासन की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से गाड़ी का इंतजाम करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को वहाँ जाने में आसानी हो सके और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिले के कई सीमांत गांवों से सुविधाओं के अभाव में पलायन हो रहा है और स्कूल दूर होने की वजह से कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। ऐसे में सीमांत गांव की तरफ ध्यान देने की बेहद जरूरत है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। खबर मिल रही है मास्टर प्लान के काम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में देर शाम अचानक एक मकान टूटकर बर्बाद हो गया। यहां अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिससे मकान खतरे की जद में आ गया है और टूटकर धराशायी हो गया है और ध्वस्त भी हो गया है। ऋषिगंगा के पास बना ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि काम लापरवाही से हो रहा है, जिससे कि पुराने घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। जोशीमठ आपदा को लेकर दर्जन भर से ज्यादा एजेंसियों ने रिसर्च की है, लेकिन 18 महीने बाद भी इसकी जानकारी देने को कोई तैयार नहीं हुआ है। प्रभावितों का विस्थापन नहीं हो पाया है तो मुआवजे का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर जोशीमठ की उपेक्षा का आरोप भी लगा रही है।
सोमवार को भरभरा कर गिरा यह मकान जोशीमठ का है। ये इस बात का सबूत है कि जोशीमठ में 18 महीने पहले शुरू हुआ भूधसाव अभी भी जारी है। वाडिया और IIT रुड़की समेत दर्जन भर नामी गिरामी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यहाँ की स्टडी की, लेकिन स्टडी में निकला क्या, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 481 बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन 165 बिल्डिंग का ही अभी तक मुआवजा दिया जा सका। मॉनसून गया और अब ठंडक भी दस्तक देने वाली है। अधिकारियों ने पूरे मसले पर चुप्पी साध ली। सरकार द्वारा जो भी वहाँ की क्षतिपूर्ति है उसके सारे एस्टिमेट बनाकर भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। हर विभाग का, चाहे सिंचाई विभाग है, PWD विभाग है, उन्होंने अपने आंगन शासन को भेजे हुए हैं। तो विस्थापन का जो एरिया है उसके चयनित होते वो सबको विस्थापन की श्रेणी में लाया जाएगा। इसका मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस संदर्भ में अधिकारियों की बैठक भी ले ली है। वो स्थान चयनित भी हो चुके हैं जिन्हें कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार जोशीमठ के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। केवल 150 लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देके इन्होंने खानापूर्ति कर ली है। एक्सपर्ट्स जाके क्या कर रहे, कमेटी जाके क्या करी, कोई रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत नहीं की, न ही वो विधानसभा में उस विषय में कोई बातचीत हुई। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने हिंदू धर्म के आस्था के इतने बड़े केंद्र को, जहाँ खुद नरसिंह भगवान जी निवास करते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है, उनका वहां मठ भी है, उस जगह की ये बुरी दशा बीजेपी की सरकार में हो गई है। ये समस्या पर है। जोशीमठ पे भूधसाव के साथ मकानों के ढहने का सिलसिला जारी है। कई हफ्तों तक जोशीमठ में पूरे तामझाम के साथ डेरा डाले बैठी रही वैज्ञानिक एजेंसियां भी कहीं गायब हो गईं। जोशीमठ में ना तो विस्थापन हो पाया और ना ही फैब्रिकेटेड हट अस्तित्व में आ पाए, और ना ही ये बताया गया कि जोशीमठ में भूधसाव हुआ तो क्यों हुआ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सहयोग, संगठन और समर्पण के साथ कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काम करेगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात पर देश की जनता भरोसा कर रही है। ये कहना है हैदराबाद से लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं का। मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी का संदेश साफ है, लोकसभा चुनाव के लिए सब मिलकर काम करें और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में इसका असर भी दिखेगा। उत्तराखंड के ये सीनियर नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए 3 दिन से हैदराबाद में थे। और लोगों में बहुत उम्मीद है, खासकर राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू किया, 500 रुपए के गैस सिलेंडर देने की बात को उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में इस तरीके की विस्तारित CWC की बैठक और तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया जाता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी ने हमको दोनों, अध्यक्ष जी ने माने हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमको दोनों प्रकार के मंत्र दिए, संघर्ष और संगठन और सहयोग। संघर्ष, संगठन और सहयोग। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ में बेरी नाग महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस दौरान स्टूडेंट्स बेहतरीन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मंत्री रेखा आर्य ने छात्र संघ के मांगों को हर हाल में पूरा करने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने जो डिमांड उनके विभाग से संबंधित उन्हें तत्काल पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अन्य मांगों के लिए संबंधित विभागों से बात की जाएगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो जिला महामंत्री पैड की यहाँ पर व्यवस्था हो जाए, तो वह तो हमने देने का यहाँ पर संकल्प बनाया है कि हम निश्चित रूप से वेंडिंग मशीन भी और सैनिटरी पैड भी, ये दोनों चीजें जो है महाविद्यालय को शीघ्र अतिशीघ्र हम उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने खेलो इंडिया का नारा दिया, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना कोच ना ही खेल से नौकरी मिल पा रही है। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में खेलों को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया, लेकिन सूबे में खिलाड़ियों पर संकट कम नहीं हुआ। 2013 में हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खेल कोटे के आरक्षण को खत्म कर दिया। साथ ही सरकार को आरक्षण के लिए कानून लाने की छूट दी, लेकिन अब तक सरकार खेल कोटे को बहाल नहीं कर पाई। हालात ऐसे हैं
कि राज्य के युवा खिलाड़ी करियर बनाने के लिए दूसरे राज्यों में खेलने के लिए पलायन कर रहे हैं। राज्य में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी नहीं मिलने का डर खिलाड़ियों में घर कर गया है, क्योंकि खिलाड़ी एक इसीलिए खेलता कि उसे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए या उत्तराखंड में रहे। अब हमारे खिलाड़ी जो हैं बाहर ज़्यादा जाएंगे, यहाँ से तो उनको चांस मिलेगा नहीं। और जितने हमारे हॉस्टल हैं वो बच्चे लगे हैं, उनको भी मायूसी हुई है। पहले राज्य में खिलाड़ियों को निगमों, बैंक और विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में आसानी से खेल कोटे से नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन 2013 में खेल कोटा खत्म होने के बाद नौकरी भी राज्य में नहीं मिली और खिलाड़ी भी अन्य राज्यों में करियर के लिए जाने लगे। हालांकि सरकार के खिलाड़ियों की नौकरी पर अपने अलग तर्क हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से उनके लिए आउट ऑफ टर्न जॉब लेकर आए हैं। आउट ऑफ टर्न जॉब अपने आप में उन खिलाड़ियों को सीधे सीधे सरकार में नौकरी प्राप्त होगी जो नेशनल स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आते हैं, वहाँ वो मेडल लाएंगे उत्तराखंड के और यहाँ वो सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। प्रयास लगा है कि हम 4% का स्पोर्ट्स कोटे को भी हम जल्दी ही मूर्त रूप दें। धामी जी की घोषणा में भी है। सरकार ने नौकरी में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की बात कही है, लेकिन खेल कोटा कब लागू होगा ये अभी तय नहीं है। देहरादून से विशाल के साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। विकासनगर में कई जगह पर जागरा पर्व धूमधाम से मनाया गया है। जौनासार, बावर के, हनोल, हैना, दसों समेत कई जगह पर मनाया गया है। महासू महाराज के जागरे पर्व पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी पहुंचे। महासू महाराज के जागरे पर्व पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मान्यता है कि इस दिन महासू देवता शाही स्नान के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और इस दिन ही महासू देवता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तरकाशी में गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा निकाली गई। 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय से ढोल दमाऊ की धुन पर गणेश शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान भगवान गणेश के जयकारों के साथ ग्रामीण रासो नृत्य करते हुए नजर आए। केदारनाथ धाम में मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर केदारनाथ धाम के द्वार पर स्थित भगवान गणेश जी के मंडप में विशेष पूजा अर्चना हुई है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दिन विघ्न विनाशक भगवान गणपति जी की स्थापना की गई। मुंबई में अंबानी परिवार ने एंटिलिया में गणपति पूजा की और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक की कई बड़ी हस्तियों ने एंटिलिया में गणपति की पूजा में हिस्सा लिया और बप्पा के दर्शन किए। गणपति के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण के अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। तो हेमा मालिनी, अनिल कपूर, श्रद्धा कपूर, आमिर खान की बेटी ईरा और बेटे जुनैद समेत फिल्मी जगत की कई हस्तियां पहुंची। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। गणपति बप्पा की पूजा की गई है और एंटिलिया में अंबानी कि पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही देखा जा रहा है कि एंटिलिया में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला है और साथ ही साथ फिल्मी जगत के भी यहाँ पर मौजूद रहे। बड़ी बड़ी हस्तियां भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। ये तस्वीर मुंबई से सामने आई है जहाँ पर कई हस्तियों ने गणपति बप्पा मोरया की पूजा में हिस्सा लिया, जहाँ पर हेमा मालिनी पहुंची, रेखा, अनिल कपूर, श्रद्धा कपूर, तो फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। तो मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के संग पूजा अर्चना की। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव।
उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में हर साल बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को छोड़ा जाता है जो बुग्यालों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा वन गुर्जरों के पशु भी बुग्यालों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि आवारा पशुओं की साथ गुर्जरों के पशुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि दयारा बुग्याल की मखमली घास को नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि दूर दूर से सैलानी दयारा बुग्याल आते हैं, लेकिन पशु बुग्याल की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।